भाई हमारा जिंदगी फिर से बर्बाद हो गया। पूरी यूनिट 5 हमने पढ़ा दी थी भाई, इस बार फिर से हम स्क्रीन रिकॉर्ड करना भूल गए। तो यार दुख हो रहा है भाई, दया कर दो हम पे, थोड़ा सा लाइक कर दो, प्यार बरसा दो कमेंट में। बाकी आप लोग बताना कैसी लगी है वीडियो। तो इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड साइबर लॉज। तो ये इस सीजन का फाइनल एपिसोड है, मतलब यूनिट 5 है हमारी इस सब्जेक्ट की, साइबर सिक्योरिटी की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी जरूरी डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, तो वो होगी इंफॉर्मेशन। आपका नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सिक्योर रखना। तो इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी को आपस में मिला दूं तो हमारे डेटा को सिक्योर रखना, ये हो गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब क्या होता है? रूल्स हो सकता है, गाइडलाइंस हो सकती है। मतलब अगर तीनों को एक साथ मिला दो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का मतलब हो गया हमारे डेटा को सिक्योर रखने के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम नीड देखने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के टर्म उसमें पर्सपेक्टिव से हम देखने वाला है। कोई भी कंपनी है तो वो क्या चाहेगी कि उसका डेटा जो है ना, कंपनी का डेटा, वो प्रोटेक्ट रहे साइबर क्राइम से, कोई भी अटैकर उस पर अटैक ना कर सके। तो ये बेसिकली रूल्स होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और गाइडलाइंस होती है। तो भाई ये हमने पहले पढ़ाया हुआ था यार, दोबारा से करते हैं, कोई नहीं। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है? सबसे पहला भाई प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी कि उनका कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डेटा कहीं भी लीक हो। जैसे कि एजेंसीज होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इंडिया में इंटेलिजेंस वाली काफ़ी सारी वो होती है। जैसे कि हमारे सीक्रेट एजेंट्स दूसरी कंट्रीज़ में है, तो कौन कौन एजेंट कहाँ पर है, तो हमारी एजेंसी नहीं चाहेगी कि वो डेटा लीक हो। सेंसिटिव डेटा है, वो कॉन्फिडेंशियल है, तो इसलिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं तो ताकि ये चीज़ लीक ना हो। प्रिवेंशन ऑफ साइबर अटैक्स, साइबर अटैक ना हो इसलिए ये रूल्स बनाया जाता है। सीआर ट्रेड मैंने आपको यूनिट प्रीवियस यूनिट्स में बताया था, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इन चीज़ों को मेंटेन रखा जाए इसलिए भी बनाया जाता है। और कुछ रूल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि कौन किस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। एम्प्लॉय क्या क्या एक्सेस कर सकता है, मैनेजर क्या क्या एक्सेस कर सकता है, आईटी स्टाफ क्या क्या एक्सेस कर सकता है। एम्प्लॉय को सब कुछ एक्सेस करने की परमिशन नहीं होगी। तो अगर एम्प्लॉय जो है सेल्स का डेटा नहीं देख सकता है, बाकी डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता है, तो काफ़ी हद तक हम सिक्योर रख सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस, तो काफ़ी सारे ना आईटी एक्ट्स बने हुए हैं, साइबर लॉज बने हुए इंडिया में, तो उनको भी फॉलो करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर्स, तो काफ़ी सारे एरर्स हो सकते हैं, उन अगर पहले से ही गाइडलाइंस रूल्स बने होंगे तो एरर होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। इंसिडेंट हो जाता है सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर कोई डिज़ास्टर आ जाता है, तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, तो ये भी रूल बनाया जाता है कौन उसको मैनेज करेगा, कौन हैंडल करेगा, ताकि सब कुछ स्मूथली हो जाए। इसके लिए भी इसलिए ये ज़रूरत होती है। बाकी ट्रस्ट भी बिल्ड होता है भाई, अगर पहले से ही किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की गाइडलाइंस बनी हुई है तो कोई इन्वेस्ट कर रहा है या फिर उसमें काम कर रहा है, उसके बीच में ट्रस्ट रहता है। अब देखते हैं इंडियन साइबर लॉज। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड काफ़ी सारे लॉज बने हुए हैं इंडिया में। जैसे बच्चों के लिए काफ़ी सारे लॉ बने हुए हैं, वुमेन के लिए काफ़ी सारे लॉज बने हुए। इसी तरह साइबर क्राइम को रिड्यूस करने के लिए और इसलिए साइबर लॉज बनाए गए हैं। तो काफ़ी सारे लॉज हैं जो कि साइबर क्राइम, कंप्यूटर, इंटरनेट से रिलेटेड क्राइम्स के लिए बनाए गए हैं, ताकि हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, आईडी थेफ्ट, डेटा थेफ्ट, साइबर हरेसमेंट, इन सभी को रिड्यूस किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है, ज़रूरत क्या है भाई, अभी तो बताया, ताकि साइबर क्राइम रिड्यूस हो। ये सब जो चीज़ें होती है, फ्रॉड होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, ये सबको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि सेफली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सके। तो काफ़ी सारे लॉज हैं, इनमें कुछ लॉज जो है ना डिटेल में टॉपिक है हमारी इसी यूनिट में। जैसे कि एक ये हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे, और इसके अलावा हम और भी लॉज हैं जो आगे हम देखने वाले हैं, तो उनको हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे ताकि हम आगे उसको डिटेल में देख पाए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो 2000 में बनाया गया था। अब 2000 में भाई एआई इतना एडवांस नहीं था कि लोग भाई फोटोज़ एआई से बनाकर, वीडियोस बनाकर इधर उधर डाल रहे हैं।
तो काफ़ी सारे इसमें जो है ना कमियां थी, मतलब आज की डेट के उस टाइम के हिसाब से बढ़िया लॉ था, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी नई नई आ चुके हैं, उनके लिए तो कोई लॉ है ही नहीं क्योंकि वो तो पहले बन गया था ना। तो इसलिए काफ़ी सारे इसमें इम्प्रूवमेंट्स भी हुए हैं फ्यूचर में। फिलहाल 2000 में जब ये बनाया गया था तो ये मेन साइबर लॉ था हमारे इंडिया का, अभी भी है, क्योंकि मेनली टारगेट करता है जितने भी साइबर क्राइम्स होता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होती है उनमें डील करता है। तो पहले जो है ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो होती थी ना उनके रिकॉर्ड्स को जो है ना लीगल नहीं माना जाता था, मतलब उसकी कोई पहचान नहीं थी, जैसे कि आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, अब तो यूपीआई भी है, उस टाइम यूपीआई नहीं था। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को जो है ना माना नहीं जाता था कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब लीगल तरीके से, लेकिन उसको भी रिकॉग्निशन मिलने लगी इस एक्ट के बाद। अब 2008 में क्या हुआ, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, तो इसका अमेंडमेंट है ये, मतलब इसमें 2000 में जो आईटी एक्ट आया था इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें काफ़ी सारी लॉ जो है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ऐड किया गया है, जैसे कि आईडी थेफ्ट के लिए काफ़ी सारे रूल्स ऐड हुए। आईडी थेफ्ट आपको पता है, हमने प्रीवियस यूनिट्स में देखा था, साइबर टेररिज्म हो गया, डेटा प्रोटेक्शन हो गया। और जो पहले क्राइम थे इसमें साइबर क्राइम्स में, उसमें जो पेनल्टी लगती थी वो काफ़ी कम थी, उसको बढ़ाया गया है इसमें। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं इंडियन पीनल कोड आईपीसी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो काफ़ी सारे आईपीसी की धारा होती है, तो कुछ साइबर क्राइम से रिलेटेड भी होती है। एक होती है 420 सेक्शन 420। तो अगर ये ऑनलाइन के लिए भी होता है, अगर कोई ऑनलाइन चीटिंग करता है या फिर फ्रॉड करता है तो उस पर ये लागू होगी। ऑनलाइन चीटिंग, रिलेशनशिप वाली चीटिंग को नहीं कह रहा, कभी बंदा या फिर बंदी सोचने लगे कि 420 की यहाँ पर आईपीसी लगवा दूंगा, इससे बाहर भी आ जाए करो रिलेशनशिप से। सेक्शन 66 ये कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए होती है, और इसी तरह सेक्शन 67 होती है, ये भी ऑनलाइन कंटेंट से रिलेटेड होती है अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो। बाकी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको बोलते हैं डीपीडीपी एक्ट, तो डीपीडीपी एक्ट हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये जो है ना 2020 में जो है इसका अमेंडमेंट हुआ था, इसमें चीज़ें कुछ ऐड हुई थी। पहले जो है ना ईमेल को जो है प्रूफ की तरह नहीं माना जाता कोर्ट में। मान लो किसी ने किसी को कुछ बोला या किसी ने लिख कर दिया तो उसको तो मान लिया प्रूफ, या फिर कोई एग्रीमेंट हुआ है कि भाई हमारी देख लो रिटर्न में लिखा है हमारी डील हुई थी, लेकिन अगर वो ईमेल पर डील हुई है तो उसको प्रूफ की तरह नहीं मानते। हाँ ये तो ईमेल है, ईमेल पे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, पहले ऐसा था, लेकिन इसके बाद ईमेल को जो है ना प्रूफ की तरह माना जाने लगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप क्या है डीपीडीपी एक्ट 2023 का। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। पर्सनल डेटा मतलब हमारा डेटा, डिजिटल मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी हमारा डेटा है, प्रोटेक्शन मतलब उसको प्रोटेक्ट करना। तो हमारा पर्सनल डेटा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट है, वेबसाइट हो सकती है, एप्लीकेशन हो सकती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया गया था इंडिया में। अब ये जो लॉ बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था सॉरी, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एक तो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना, किसी वेबसाइट ने आपका डेटा कलेक्ट किया है तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, ना ही वो चोरी होना चाहिए, ना ही कोई उसका अनऑथराइज एक्सेस किसी और को मिलना चाहिए। इंस्टाग्राम पर हम चैट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी चैट कोई और भी देख ले, तो ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। बाकी है डेटा प्राइवेसी राइट्स, तो हमारा डेटा है तो उस पर हमारा राइट है, हमें किसी को देना है नहीं देना, हमें अपने डेटा के साथ क्या करना है या करवाना, वो हमारा राइट है। बाकी कोई भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन आपका डेटा कलेक्ट करती है, उसके बाद उसको स्टोर करके उसको प्रोसेस करती है, तो उसके लिए भी रूल्स बनाए गए हैं कि वो क्या क्या कर सकती है आपके डेटा के साथ। बाकी कंसेंट बेस्ड, तो भाई हमारा डेटा जो है ना हमारे कंसेंट के बिना कोई भी कंपनी ना तो ले सकती है ना ही उसको यूज़ कर सकती है। तो जब भी कोई आप एप्लीकेशन वेबसाइट यूज़ करते हो तो वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आती है, तो आप चेक बॉक्स पर टिक लगाकर एग्री कर देते हो या फिर नेक्स्ट कर देते हो, या फिर कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो परमिशन मांगती है आपकी गैलरी की तो आप उसको अलाउ कर देते हो, तो हमारी परमिशन के बाद ही वो डेटा कलेक्ट करती है। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं कर रही है तो वो इलीगल होगा। बाकी अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना, संभाल के रखना, और कहीं भी लीक ना हो ये भी उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। अब कहाँ कहाँ ये एक्ट जो है लागू होता है,
कोई भी कंपनी है जो कि इंडिया में काम कर रही है, हमारा डेटा कलेक्ट कर रही है, उस पर लागू होता है। या फिर कोई बाहर की कंपनी है लेकिन इंडियन यूजर्स का डेटा कलेक्ट करिए तो उस पर लागू होगा। जैसे कि इंस्टाग्राम है, इंडियन नहीं है लेकिन हमारा डेटा कलेक्ट करती है तो उस पर भी ये एक्ट लागू होगा। बाकी जो है डिजिटल कई किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमारा डेटा डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट है तो वहाँ पर भी लागू होता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि आप पर्सनल यूज़ के लिए कुछ कर रहे हो, डोमेस्टिक पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि आपने अपने फादर की डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस लिख लिया, मम्मी का लिख लिया। अब ये नहीं कि आप पर भी ये लागू होगा, ये आप घर के अंदर कुछ काम कर रहे हो उस पर लागू नहीं होगा। अब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज, तो ये टॉपिक हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसको शॉर्ट में आईपी बोलते हैं। अब देखो सिंपल सा इसका मीनिंग है, हमारे दिमाग से, इंसान के दिमाग से बनाई गई कोई भी क्रिएशन क्या क्या हो सकती है। आप अपने दिमाग से क्या कहानी बना सकते हो, म्यूजिक बना सकते हो, मूवी बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो, लोगो बना सकते हो। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसके साथ भी काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं भाई, जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये है, कोई आपका आइडिया या फिर कोई भी डिज़ाइन है, कोई भी चीज़ है आपने जो बनाई है अपने दिमाग से, अपने आइडिया से, क्रिएटिविटी से, कोई इसको कॉपी कर सकता है, चुरा सकता है, मिसयूज़ कर सकता है आपकी परमिशन के बिना। इसलिए काफ़ी सारे इश्यूज जो आते हैं ना, उनको डील करने के लिए काफ़ी सारे लॉज हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे। तो काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज जो है ना, सॉफ्टवेयर पायरेसी है एक, तो अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो आपका सॉफ्टवेयर आपने पेड बनाया है, लेकिन हो सकता है वो उसको डाउनलोड करके पायरेट कर रहा हो, फ्री में बांट रहा हो, ये एक इशू आता है। कॉपीराइट, देखो ये कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया और ये पेटेंट हो गया, ये तीन चीज़ हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल मैं सिंपल चीज़ में बता रहा हूँ कि कॉपीराइट, अगर आपने कोई चीज़ बनाई है उसको कोई इलीगली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो कॉपीराइट को तोड़ रहा है। ट्रेडमार्क आपने लिया है तो उसको कोई यूज़ कर रहा है तो वो गलत चीज़ हो गई। प्लेजरिज्म हो गया, आपका कोई क्रिएटिविटी है उसको कोई अपने नाम से एडिट करके बेच रहा है तो गलत है। आपने कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन पेटेंट कराई है, उसको कोई यूज़ करने लगा तो दिक्कत होगी। अब ये आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने बताया ना, हम इसको आगे देखने वाले हैं। बाकी इन सभी के लिए लॉज बनाए गए हैं, ये भी हम अब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी सारे लॉज हैं इंडिया में, ये अब हम देखने वाले हैं। देखो कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है। अब ये एक्ट समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है। तो ये सबसे लास्ट में है टॉपिक, तो हम सबसे पहले लास्ट में जाकर ये टॉपिक देखते हैं, फिर इनके एक्ट को देखेंगे। सबसे पहला भाई पेटेंट। तो पेटेंट क्या होता है, तो ये लीगल प्रोटेक्शन होती है, आप लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी इनोवेशन या फिर प्रोसेस को। आपने कोई भी इनोवेशन करी है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो सकती है या फिर आपने कोई भी आइडिया हो गया, इनोवेशन हो गई, आपने कुछ ऐसा सोचा कि भाई एक नई सी इनोवेशन खोज ली, जैसे कि स्मार्टफोन की इनोवेशन हो गई, तो जिसने वो खोजी ढूंढी वो उसको पेटेंट करा सकता है उस टेक्नोलॉजी को, ताकि कोई और उसको यूज़ ना कर पाए, क्योंकि वो आपने सोचा है, आपका आइडिया है, तो वो कोई और चोरी नहीं कर पाएगा। तो यूजुअली आपको फिक्स पीरियड का एक लाइसेंस मिल जाता है ताकि वो टेक्नोलॉजी, वो प्रोसेस सिर्फ आप यूज़ कर सको। इंडिया में यूजुअली ये 20 साल के लिए होता है। अब की फीचर्स क्या है पेटेंट कराने के लिए, सबसे पहली चीज़ है कि आपका आइडिया नया होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए, किसी और का कॉपी करके ना आए हो आप, और नया होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक टेक्नोलॉजी सोची कि भाई हम एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं जिससे हम किसी से भी बात कर सकते हैं दूर बैठे, भाई ऑलरेडी ये है, स्मार्टफोन है। तो ये इनोवेशन आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी इन्वेंटिव स्टेप होने चाहिए, मतलब आपने कुछ नया नहीं सोचा, लेकिन पहले से जो टेक्नोलॉजी है उसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सोची, उसका इंप्रूवमेंट सोचा, तो भी आप पेटेंट करा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि वो यूज़फुल होनी चाहिए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना बना लो वो किसी के यूज़ की नहीं है, काम की नहीं है। जैसे कि आपने एक डिवाइस बना दी है जिसमें से फा 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 ऐसी साउंड आती है, तो वो कुछ यूज़ की थोड़ी ना है। बाकी आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा कि वो सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो, सेल कर सकते हो या फिर लाइसेंस दे सकते हो, और ये यूजुअली फिक्स पीरियड के लिए होता है और ये 20 साल के लिए इंडिया में होता है।
आप अपने प्रोडक्ट्स को पेटेंट करा सकते हो, ये टाइप हो गया। आप प्रोडक्ट को पेटेंट करा सकते हो, कोई आपने नया प्रोडक्ट बनाया, कोई और उसको ना बना पाए तो आप उसको पेटेंट करा सकते हो। कोई आपने प्रोसेस है, कोई मेथड आपने नया सोचा किसी भी चीज़ को बनाने का, जैसे किसी चीज़ को बनाने में 20,000 का खर्च आ रहा है, आपने कोई ऐसा तरीका ढूंढा जिसमें 1,000 में वो चीज़ बन रही है, तो आप उस प्रोसेस को भी पेटेंट करा सकते हो। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसको भी पेटेंट करा सकते हो। इंपॉर्टेंस भाई वही है, कोई कॉपी ना करे आपके आइडिया को, और इकोनॉमी को बेनिफिट मिले, बिजनेस और आइडियाज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई और दूसरा आपके इन्वेंशन को यूज़ ना कर पाए, यही सब चीज़ें। कॉपीराइट, कॉपीराइट जो है ये लीगल प्रोटेक्शन देता है आपको, जो भी आपकी ओरिजिनल चीज़ है, जो आपने कुछ राइट करा है, कोई स्टोरी लिखी है, बुक लिखी है, या फिर आपने कोई म्यूज़िक बनाया है, या फिर कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, या कोई डिजिटल वर्क, कुछ भी हो सकता है, कोई और उसको कॉपी ना कर सके तो आप उसको कॉपीराइट ले सकते हो। अगर आपने कॉपीराइट ले लिया तो फिर कोई उसको कॉपी नहीं कर पाएगा। जैसे कि बुक हो गया, म्यूज़िक हो गया, ये मैं आगे भी दिखाऊंगा। यूजुअली इसका जो ड्यूरेशन होता है ये आपकी लाइफ के जितना रहता है, जब तक आप जिंदा रहोगे आपका कॉपीराइट रहेगा। साथ में 60 ईयर्स और ज़्यादा मिलता है इंडिया में, मतलब आपकी एज साथ में 60 ईयर्स और। तो कौन कौन से टाइप के कॉपीराइट होते हैं? एक तो आप ले सकते हो बुक्स के लिए, पोएम के लिए, कुछ भी आपने लिखा है उसके लिए। बाकी कोई भी आर्ट है आपकी, पेंटिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, कोई आपने मूर्ति बनाई है उसके लिए भी ले सकते हो, म्यूज़िक के लिए ले सकते हो, वीडियो मूवीज़ के लिए ले सकते हो, साउंड हो सकता है मतलब म्यूज़िक वगैरह, उसके लिए ले सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके लिए ले सकते हो। अब इसके बाद भाई एक चीज़ और आती है, ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ये भी लीगल प्रोटेक्शन होता है। किसके लिए? अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हो, आपने जैसे कोका कोला है, क्या कोका कोला के नाम से ड्रिंक्स बनाकर बेच सकते हो? उसी का लोगो यूज़ करके नहीं कर सकते ना, आप पर वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्शन लिया जाएगा पुलिस की तरफ से, पुलिस उठाकर ले जाएगी। तो ट्रेडमार्क जो है ना, कंपनी ट्रेडमार्क लेती है अपने सिंबल के लिए, लोगो के लिए, या अपने नाम के लिए कंपनी के, या फिर उसका स्लोगन हो गया उसके लिए ले सकती है, ताकि ब्रांड की आइडेंटिटी मेंटेन रहे और कोई उनकी आइडेंटिटी से कोई और दूसरा प्रोडक्ट बेच ना सके, ताकि ब्रांड की इमेज खराब ना हो। तो बेसिकली ब्रांड की रेपुटेशन बचाने के लिए ये चीज़ आई थी। इनिशियली 10 साल के लिए आपको ये मिलता है ट्रेडमार्क का लाइसेंस, लेकिन आप इसको 10 साल बाद रिन्यू करा सकते हो। जैसे आपको अलग अलग टाइप के ट्रेडमार्क्स मिलते हैं। वर्ड ट्रेडमार्क हो गया, मतलब नाम, आप किसी नाम को ट्रेडमार्क करा सकते हो। जैसे कि कोका कोला, कोका कोला ने ट्रेडमार्क करा लिया, अब उसके नाम से कोई और कंपनी नहीं खोल सकता है। लोगो, जैसे कि नाइकी का लोगो हो गया, एप्पल का लोगो हो गया, उस लोगो को कोई और यूज़ करके प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। टैगलाइन हो गया, जैसे कि हमारी है क्रेजी कक्षा की, रीड लेस लर्न मोर, मतलब कम पढ़ो सीखो ज़्यादा, तो ये एक स्लोगन हो गया। शेप का भी आप ट्रेडमार्क ले सकते हो, कलर का ले सकते हो, साउंड का ले सकते हो। अब हम देखते हैं आईपी से रिलेटेड काफ़ी सारे लॉज हैं, वो कौन कौन से होते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957, ईयर याद कर लेना, नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ये क्यों बनाया गया था? कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई आर्टिस्ट अपना कॉपीराइट लेता है और उसको बाद में कोई कॉपी करके बेचने लगा तो उस पर भाई केस हो जाएगा, ये एक्ट है। पेटेंट के लिए भी एक्ट बनाया गया है। अगर आपने कोई इन्वेंशन या फिर टेक्नोलॉजी है आपने बनाई है और उसको कोई मिसयूज़ करता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। आपके ट्रेडमार्क है और उस नाम से लोगों से कोई और प्रोडक्ट बेच रहा है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा डिज़ाइन एक्ट होता है, आपने कोई डिज़ाइन सोचा है उसको कोई और बेच रहा है, कॉपी कर रहा है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। कुछ जोग्राफिकल एरिया में, स्पेसिफिक रीजन में कुछ चीज़ें मिलती है, कुछ क्वालिटी होती है, वहाँ का भी आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। जैसे कि दार्जिलिंग की टी होती है। सेमी कंडक्टर का डिज़ाइन आपने कुछ सोचा है, उसका लेआउट डिज़ाइन है, तो उसके लिए भी एक्ट है ताकि कोई और उसको कॉपी ना कर सके। बाकी इन सभी लॉ को और बाकी प्रोटेक्शन के लिए हमारा आईटी एक्ट तो है ही, तो कोई भी इन सब चीज़ों को तोड़ता है तो उन पर आईटी एक्ट के थ्रू एक्शन लिया जाएगा। अब देखो भाई, ये यूनिट हमने ख़त्म कर दी और ये हमारे सीज़न का फाइनल एपिसोड था। और आपको बता दूं, ई बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही क्वांटम की, ना टीचर की, मतलब कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। कम टाइम में आपका सारा काम हो जाएगा। तो बेस्ट रिसोर्सेज है हमारे ई बुक में। आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम्स में पूछे गए हैं,
और इंपॉर्टेंट है ये। बाकी हमने यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये यूनिट 3 है, तो यूनिट 3 के हमने 2 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक वो सारे यहाँ पर दे दिए। लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क के आज तक जितने पूछे गए यूनिट 3 में वो सारे यहाँ पर हमारे ई बुक में मिल जाएंगे। और आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर दे रखे भाई, इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। जाओ डिस्क्रिप्शन में ई बुक की लिंक मिल जाएगी, वहां से ले सकते हो। बाकी अपकमिंग आपको कौन कौन से यूनिट की वीडियोस देखने कमेंट में बता देना। और पूरी यूनिट में पूरे सब्जेक्ट में मजा आया तो भाई कमेंट में बताओ, प्यारा सा कमेंट लिख दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे बहुत सारी हम इसी तरह सब्जेक्ट की वीडियोस लाने वाले हैं। तो कमेंट में बताओ कौन सी वीडियोस चाहिए, और आप लोग भी हमारे चैनल पर पढ़ा सकते हो। आप अपना डेमो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म में दे सकते हो। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।